आज हम कंटिन्यू करेंगे कल का हमारा चैप्टर कैपिटल रैशनिंग, उसकी 4th इलस्ट्रेशन हम स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन में है एनसी लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ नंबर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर विच 2 लाख हैव बीन अलोकेटेड। मतलब हमारे पास जो फंड्स हमें अलोकेट किए गए हैं वो 2 लाख रुपए के हैं और हमारे पास प्रोजेक्ट्स ए टू लेकर एफ तक प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अलग अलग इन्वेस्टमेंट और एनपीवी गिवन है क्वेश्चन में। नीचे लिखा हुआ है कि ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, यानी कि अगर आपने प्रोजेक्ट ए ले लिया तो आपको बी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता है इसमें नीचे इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि अगर आपने ए लिया तो जो सी है उसकी कॉस्ट 4000 से रिड्यूस हो जाएगी। बेनिफिट उतने ही रहेंगे जितना वो हमें प्रॉफिट दे रहा है, बट उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने बी प्रोजेक्ट ले लिया तो डी की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो यानी कि ए और सी का कॉम्बिनेशन बन गया कि अगर ए आएगा तो सी भी ऑटोमेटिकली आएगा ही सही, और अगर बी आएगा तो डी आएगा, ठीक है। तो आपको लिखा हुआ है नीचे द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ऑफ अनयूटिलाइज्ड फंड इज 0.90। दैट मीन्स अगर आपका कोई फंड अनयूटिलाइज रह गया तो आपको कहीं और उसको इन्वेस्ट करोगे तो आपको 90% का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा प्रोजेक्ट चूज किया जाए, तो ए से लेकर एफ तक प्रोजेक्ट है आपके पास। आपको इन्वेस्टमेंट गिवन थी, एनपीवी गिवन है, आप दोनों को ऐड ऑन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो पीवी आ गया, पीवी आ गया तो आप पीआई यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल सकते हो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें पीवी चाहिए इनफ्लो का, और डिवाइड किसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट से। तो यानी कि फर्स्ट प्रोजेक्ट में 1,45,000 डिवाइड बाय 120 किया, आंसर आ गया 1.028। सेकंड प्रोजेक्ट में 120 डिवाइड बाय 1 लाख किया तो 1.20 आ गया। फिर 1 लाख डिवाइड बाय 80,000 किया तो 1.25 आ गया। सिमिलरली आप एफ प्रोजेक्ट तक सबके क्या निकालेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल लेंगे। आपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल लिया, अब आप रैंक दे दो उनके बेस पर, अपने प्रोजेक्ट को रैंक दोगे तो सबसे हाईएस्ट पीआई है प्रोजेक्ट नंबर एफ की, तो 1 रैंक आ गया। फिर ई की, फिर डी की, फिर सी की, फिर लास्ट में आप करते करते सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे आपके। अब आपको 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने हैं फर्स्ट रैंकिंग वाले से। फर्स्ट रैंक में एफ था तो एफ पर हमारी जो इनिशियल कॉस्ट है वो 10,000 की है, लिख लिया। सेकेंड रैंक पर ई था, उसकी कॉस्ट है 40,000 की, हमने उसको भी लिख लिया। फिर डी था, उसकी कॉस्ट 60,000 है, हमने उसको ले लिया। फिर सी है, जब तक आपके 2 लाख रुपए कंप्लीट नहीं होते आप इनको ऐसे ही चूज़ करते रहेंगे। तो यहाँ सी तक चूज़ करने पर हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट बन गई 1,90,000 की। प्रोजेक्ट डिविजिबल के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ तो हम मानेंगे इनडिविजिबल है, यानी कि हमारी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकती है वो कितने की हो सकती है, 1,90,000 की। इन्हीं के साथ में हमने इनका एनपीवी भी देख लिया कितना कितना था इनके सामने। एनपीवी टोटल करा तो वो आ गया 60,000। अब जो 10,000 हमारे अनयूटिलाइज रहे, अगर हम इसको कहीं भी इन्वेस्ट कर देंगे तो हमें 90% प्रॉफिट मिल जाएगा। दैट मीन्स 9,000 का हमें बेनिफिट यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो 60 पहले चारों प्रोजेक्ट से मिल चुका है और 9,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है। तो टोटल एनपीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि नेट प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 69,000। तो ये तो था हमारा फर्स्ट ऑप्शन, जो कि अगर हम सोचें कि हमें बेस्ट लगता है। लेकिन अगर हम देखें कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, अगर हम ए लेंगे तो सी की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। हमने इस पॉइंट को तो यूज़ ही नहीं किया, यानी कि अब हम इस इन्फॉर्मेशन को भी यूज़ करें तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि जब हमने बी प्रोजेक्ट को चूज़ किया, आप ए को भी पहले लेकर चल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लीजिए। अगर हमने बी को चूज़ किया तो उसकी इनिशियल कॉस्ट थी 1 लाख, हमने लिख लिया। लेकिन अगर हमें पता है कि अगर हम बी को चूज़ करेंगे तो डी को चूज़ करना ही पड़ेगा, तो डी को चूज़ करते ही हमारी डी की कॉस्ट थी 60,000, वो 10,000 रिड्यूस होकर कितनी रह जाएगी, 50। देखिए 50 लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर ऑब्वियसली बात है, ये तो 2 प्रोजेक्ट हो गए जो हमें चूज़ करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ए और बी में से हम किसी एक को लेकर चलेंगे। लेकिन फिर भी हम हाईएस्ट रैंकिंग वाले प्रोजेक्ट को तो लेंगे ही लेंगे। हाईएस्ट रैंकिंग प्रोजेक्ट था एफ एंड ई, एफ और ई को लिया तो हमारी जो कॉस्ट थी वो टोटल कितनी हो गई, 2 लाख रुपीज़। अब 2 लाख की कॉस्ट है। अब इन चारों प्रोजेक्ट का एनपीवी देखा तो एनपीवी कितना आ रहा है, 60,000। आप इनके सामने वाले एनपीवी चेक कर सकते हैं, तो 60 आ गया। ये तो था कि जब हमने प्रोजेक्ट बी को चूज़ किया। लेकिन सेकेंड ऑप्शन लेकर चलते हैं कि जब हम प्रोजेक्ट ए को चूज़ करेंगे, अगर हम ए को चूज़ करेंगे तो सी को भी चूज़ करना ही पड़ेगा। अब ए है हमारा 120 की इन्वेस्टमेंट वाला और सी है 80 की इन्वेस्टमेंट वाला। तो अगर हमने 120 वाला ए ले लिया और सी 80,000 से 10,000 रिड्यूस होकर 70 रह गया, तो 190 तो हमारे हो ही गए। अब हम एफ या ई में से एक को ही कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन एफ बनता है, क्योंकि एफ की हमारी जो
PI थी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स था, सबसे हाईएस्ट था, तो हमने वो ले लिया। बट इन केस उसकी इन्वेस्टमेंट 10,000 से ज़्यादा की होती तो हम उसको छोड़कर नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ आ जाते, क्योंकि जिस हमें तो मैक्सिमम 10,000 और हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हमारे पास फंड्स ही नहीं है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट टोटल होगी 2 लाख और इनका प्रॉफिटेबिलिटी NPV निकाला तो वो आ गया 50,000। तो आपने क्या देखा कि अगर हम प्रोजेक्ट ए को चूज़ करते हैं तो हमारा NPV है 50,000, प्रोजेक्ट बी को चूज़ करते हैं तो NPV है 60,000। लेकिन अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें जिसमें हमने F, E, D और C को चूज़ किया तो वहाँ 60 तो NPV प्रोजेक्ट से मिल रहा था और 9,000 अनयूटिलाइज फंड से मिल रहा था, जो हम कहीं और यूज़ करके 9,000 कमा लेते हैं वहाँ पर। तो 69,000 टोटल वहाँ मिले। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है जहाँ पर हमें ज़्यादा NPV मिले, जो कि फर्स्ट ऑप्शन था F, E, D, C, इन सब चारों को चूज़ करके 69,000। तो हम बेस्ट क्या करेंगे, इनको ही चूज़ कर लेंगे। नीचे रिकमेंडेशन में लिख लीजिए, क्योंकि ये हमें हाईएस्ट NPV प्रोवाइड कर रहे हैं या मैक्सिमम NPV प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम चूज़ करेंगे इन चारों प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो कैपिटल रेशनिंग में हमने ये प्रोजेक्ट चूज़ किए हैं। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 5th और ये लास्ट इलस्ट्रेशन है हमारी। अल्फा लिमिटेड इज कंसीडरिंग 5 कैपिटल प्रोजेक्ट्स फॉर द ईयर्स 15-16 एंड कंपनी इज फाइनेंस्ड एंटायरली बाय इक्विटी एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। अब सारा कंपनी जितना भी पैसा उसको चाहिए वो इक्विटी शेयर से अरेंज करेगी और उसकी इक्विटी की कॉस्ट क्या है, 12% है। और हमारे पास एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज गिवन है। अब देखिए, पिछले क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट और NPV निकाल कर दिया होता था तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता था, लेकिन अब इस क्वेश्चन में कैश फ्लोज गिवन है, यानी कि हमें NPV निकालना पड़ेगा। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास 2015, 16, 17, 18 इन 4 सालों के NPV तो कैश इनफ्लोज गिवन है, कैश फ्लोज इनफ्लो भी है, आउटफ्लो भी है, और A टू लेकर E प्रोजेक्ट्स हैं। अब कुछ फिगर्स ब्रैकेट में गिवन मिली है हमें, वो ब्रैकेट का मतलब है आउटफ्लो, मतलब 70 जैसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ये प्रोजेक्ट में 70 ब्रैकेट में, यानी कि 70,000 की इन्वेस्टमेंट है। और बाकी ईयर्स में क्या है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये इनफ्लो है, कैश इनफ्लो। तो अब नीचे गिवन क्या है, सभी प्रोजेक्ट डिविजिबल हैं, दैट इज़ साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी रिड्यूस इफ नेसेसरी, यानी कि ये तो हमें पता ही है कि अगर डिविजिबल है तो यानी कि अगर हमारे पास मान लीजिए 2 लाख के फंड्स हैं और हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 190 बन रही है, तो हम किसी प्रोजेक्ट को डिवाइड भी कर सकते हैं, डिविजिबल हो जाएगा वो भी। फिर वो कहते हैं कि नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट द प्रोजेक्ट विच प्रोजेक्ट अल्फा लिमिटेड शुड अंडरटेक इफ द कैपिटल अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इज लिमिटेड टू 1,10,000 इन 2015 एंड विद नो लिमिटेशन इन सब्सिक्वेंट ईयर्स फॉर योर एनालिसिस यूज द फॉलोइंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है 2015 में 1 रुपी, फिर 16, 17 और 18 में अलग अलग वैल्यूज़ गिवन है। अभी क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से देखते हैं स्टार्टिंग से। ये कह रहे हैं कि 2015 में जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास उस टाइम लिमिटेड फंड्स थे, यानी कि हम टोटल इन्वेस्टमेंट किसी मर्जी प्रोजेक्ट में मर्जी कर लें, बट हम टोटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सिर्फ 1,10,000 रुपये की। लेकिन 2016, 17 और 18 में हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, हम जितना भी जो भी प्रोजेक्ट हमें मिलेगा हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास फंड्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। बट 2015 में तो है, तो फिर से कैपिटल रेशनिंग तो लगेगी ही लगेगी यहाँ पर। बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए NPV और PI। तो NPV और PI तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो पहले कैलकुलेट करते हैं हम लोग। देखिए 2015 में प्रोजेक्ट A में 70,000 था, इसी के सामने ही NPV का कॉलम बना हुआ है, तो साथ साथ उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में 2015 में डिस्काउंटिंग फैक्टर था 1 रुपी, अगर 70 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 ही आ जाएगा। एज अ चीज़ लिख लिया, ब्रैकेट में इसलिए लिख लिया क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि ये माइनस करना है इस आइटम को हमने। फिर 2016 में हमारा प्रोजेक्ट A में था 35,000, तो हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है फैक्टर से, 0.89 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई 31.15। फिर 2017 में था प्रोजेक्ट A में 35 वैल्यू, 35 को उसके सामने की डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, जो कि 17 में कितना है 0.80, तो 0.80 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 28। फिर नेक्स्ट वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.71 और वैल्यू है 20, तो 20 को 0.71 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आ गया 14.20। आपने क्या करना है, तीनों सालों के वैल्यूज़ को ऐड करना है और फर्स्ट ईयर की वैल्यू जो 70,000 ब्रैकेट वाली थी वो उसमें से माइनस कर देनी है, तो आपका NPV आ जाएगा 3.35। ऐसे ही अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है। उसके लिए हमें तीनों का टोटल भी चाहिए, इनफ्लो का टोटल भी पहले लिख लेना, 73.35 टोटल था, डिवाइड बाय करेंगे 70 तो प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा प्रोजेक्ट A का। सिमिलरली हम B, C, D और E का सबका निकालेंगे, लेकिन मैं आपको एक बार B का भी निकाल कर बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए कि कैसे कर रहे हैं हम। अब B में फर्स्ट वैल्यू थी 40,
40 को आपको पता है 2015 में तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 40 का 40 आ गया, ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि आउटफ्लो है। सेकेंड ईयर भी आउटफ्लो है 30,000 का, और सेकेंड ईयर में डिस्काउंटिंग वैल्यू थी 0.89, तो 0.89 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 26.70 आ गया एज इट इज। इसको भी ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि ये भी आउटफ्लो था। थर्ड ईयर में वैल्यू है 45 और थर्ड ईयर की डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.80, तो 45 को 0.80 से मल्टीप्लाई किया, 36 आ गया। फिर 50 है, 50 को 0.71 से मल्टीप्लाई करा तो 39.05 आ गया। आपने इनफ्लो का टोटल करना है 36 प्लस में 39.05 का, तो आंसर आ गया 75.05। देखिए लास्ट से सेकंड कॉलम में ये चीज़ लिखी हुई है। ऐसे ही आउटफ्लो का टोटल कर लीजिए, माइंड में कर लेना, वो कितना आ जाएगा 66.70। अब इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करा तो 8.35 आ गया, ये तो आ गया एनपीवी। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना तो आपको पता डिवाइड करना पड़ेगा, तो इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो किया, आंसर आ गया 1.125। अब आप सिमिलरली सी, डी और ई प्रोजेक्ट का निकाल सकते हैं। अब क्योंकि आपके पास एनपीवी भी है और पीआई भी है, आपने क्या करना है, इनको रैंकिंग देनी है। अब रैंकिंग देते हुए हमने एक चीज़ ध्यान दी कि प्रोजेक्ट ए, बी, सी और ई, ये 4 प्रोजेक्ट 2015 में इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं, यानी कि ये स्टार्ट हो रहे हैं 2015 में, लेकिन डी प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा 2016 में, तो डी को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। जो रैंकिंग दी जाएगी वो किसको दी जाएगी, ए, बी, सी और ई को। अब आपने रैंकिंग देनी है तो सबसे हाईएस्ट पीआई है ई का, फर्स्ट रैंक दे दिया ई को। उसके बाद डी को तो छोड़ना ही है, उसके बाद एनपीवी है हाईएस्ट बी का, तो बी को रैंक दे दिया। फिर सी का है, सी को रैंक दे दिया थर्ड, और डी को लास्ट रैंक दे दिया ए को, क्योंकि डी तो छोड़ना ही है हमने। अब हमें ई, बी, सी और ए, ये 4 प्रोजेक्ट हैं, इन चारों की कॉस्ट चेक करी हमने। ए की कॉस्ट है 70,000, बी की कॉस्ट है 40,000, सी की है 50 एंड ई की है 60। तो पहले ई से स्टार्ट करेंगे, ई की कॉस्ट 60,000 लिख ली। फिर बी आएगा सेकेंड नंबर पे, 40 लिख ली। अब 1 लाख तो हो ही गए, हमें और कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है 10,000, क्योंकि हमारे पास फंड्स ही कितने थे, 1,10,000 के थे, तो 10,000 की और रिक्वायरमेंट है। लेकिन वो कहाँ से आएंगे, नेक्स्ट प्रोजेक्ट से। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है सी में टोटल इन्वेस्टमेंट थी 50,000 की, जबकि हमारे पास बचे कितने हैं 10,000, तो हम कितना पार्ट यूज़ करें, 1/5 पार्ट यूज़ करें। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि सी का कितना पार्ट यूज़ किया जाएगा, 1/5। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन अगर बात करें नेक्स्ट प्रोजेक्ट डी, क्या हम डी को कभी लेंगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्ट होगा 2016 में, और 2016 में हमारे पास कोई फंड्स की लिमिटेशन नहीं है, हम जितना चाहे फंड लगा सकते हैं, तो हम चारों के चारों प्रोजेक्ट को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया कि 2015 में हम किस प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे, हम करेंगे ई को, बी को और सी के 1/5 पार्ट को। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब आपको ये पूरे चैप्टर में ये चीज़ समझ में आई कि हमने क्या करा। हमने सबसे पहले तो किसी भी प्रोजेक्ट की जो रैंकिंग देनी है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेस पर देनी है। अगर उसके बेस पर हमारा क्वेश्चन एक सही सॉल्व हो जाता है तो ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है या कोई प्रोजेक्ट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, आप चूज़ नहीं कर पा रहे होते प्रोजेक्ट को, तो आप सेकंड नंबर प्रेफरेंस दोगे एनपीवी को। जिसका हाईएस्ट एनपीवी होगा आप उसको चूज़ कर लोगे, और जिनका लोएस्ट होगा उनको आप रिजेक्ट करते जाओगे। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ कैपिटल रेशनिंग का। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ले सकते हो।